साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो चुकी एशिया 20 लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 3 जो कि खेला जाएगा पाल रॉयल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच में 27 दिसंबर को रात को 9 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन बोलैंड पार्क पार्ल के मैदान पर जहां पर यह मैच होगा वहां पर इस मैच की स्टार्टिंग टाइम पर बजे होंगे शाम के 5:30। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो एक डे नाइट T20 मैच, जबकि वेदर पूरी तरह से क्लीन रहने वाला है। आसमान पर बिल्कुल बादल दिखने वाले हैं नहीं, पूरे दिन पिच के ऊपर धूप पड़ी रहेगी। लेकिन चूंकि पिच यहां पर काफी हद तक फ्रेश रहने वाली है। पहला मैच इस सीजन का इस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर आखिरी बार कोई T20 मैच खेला गया था 27 जनवरी 2025 को, जो कि निश्चित तौर पर लगभग 8-10 महीने हो चुके हैं। वो भी एक डे नाइट T20 मैच था जहां पर पहली इनिंग में डरबन सुपर जायंट्स की टीम ने 143 रन बनाए थे बैटिंग करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर, और उसके जवाब में पाल रॉयल्स की ही टीम ने 147 रन बना करके 4 विकेट पर उस मैच को काफी इजीली जीत लिया था। जहां पर पावर प्ले की कंडीशन देखें तो पहले 6 ओवर में 30 के स्कोर पर 2 विकेट गिरी थी। सेकेंड इनिंग के 6 ओवर में 41 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा था। और वहीं पर ना सिर्फ इस मैच के अंदर बल्कि उसके पहले के भी 4 और मैचेस देख लें, 3 मैचेस बेसिकली, तो सभी मैचेस में खास करके जो पहली इनिंग का पावर प्ले था वो बॉलिंग वाली टीम के लिए काफी हद तक अच्छा रहा था कंपेयर अगर आप सेकेंड इनिंग के पावर प्ले से करें। और स्कोरिंग पैटर्न भी अगर आप देखें तो वही 150-160 के आसपास का स्कोर यहाँ पर काफी हद तक ना सिर्फ बनता रहा है, वो काफी सेफ बन भी जाता है। लेकिन जनरली इन पिछले 4 मैचेस में जो रिजल्ट निकल करके आया वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के पक्ष में गया, जहां पर 3 मैचेस 4 में से पिछले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती। जिसका रीजन वही बनता है कि इस तरीके के पिचेस पर जहां पर साउथ अफ्रीका की पिचेस हो खास करके अच्छी पेसी और बाउंसी नेचर वाली, थोड़ी बहुत जो हरी घास होगी वो तेज गेंदबाजों को स्विंग प्रोवाइड करवाएगी। पहली इनिंग का पावर प्ले जो कि ज्यादा अच्छा जाता है नहीं किसी बैटिंग टीम के लिए, जिसका प्रेशर पूरी इनिंग के दौरान बना रहता है, तो वो स्कोर बन नहीं पाता जो निश्चित तौर पर एक्सपेक्टेड होता है, जिसको काफी हद तक आसानी से सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमें चेज करती हैं। और उसमें भी अगर आप स्पिन और पेस के आंकड़े देखें विकेट निकालने के मामले में पिछले इन्हीं चारों मैचेस में तो 13 विकेट स्पिन को और पेस को जो 21 विकेट मिली हैं उसमें 11 पहली इनिंग में, 10 सेकंड इनिंग में, जबकि स्पिन को पहली इनिंग में 6 और सेकंड इनिंग में 7। ये भी दिखाती है कि बहुत ज्यादा तेज गेंदबाजों या स्पिनर्स के लिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हेल्प होती नहीं पावर प्ले के बाद, खास करके तेज गेंदबाजों के लिए। तो ओवरऑल एक बैलेंस नेचर का विकेट जहां पर सेकंड इनिंग में फेवर होगा उस टीम को जो बैटिंग करेगी। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सेकंड बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी, जैसा कि यहाँ पर होता रहा है। तो ये तो पिछले कुछ मैचेस की बेसिस पर हमने चीजें समझने की कोशिश करी। बाकी फ्रेश पिच होगी, काफी हद तक पहला मैच है तो वैसा होना भी चाहिए। लेकिन जो भी ताजा अपडेट्स होंगे टॉस के बाद के, ये कैसी पिच है, मौसम कैसा है, मेरी अपनी फाइनल टीम कैसी बनी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल देखिए पहले मैच में जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर खेल सकती है पाल रॉयल्स की तरफ से, जहां पर रूबिन हरमन और लुहान डी पिटोरियस दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं, जिनको फॉलो अप करेंगे काइल वेरियन, एसा ट्राइब, डेविड मिलर, डेलानो पोर्टगेटर, हार्डस विलियन जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और उसके बाद बियॉन फॉर्चून जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। उसके बाद आएंगे मुजीबुर रहमान एक ऑफ स्पिनर के तौर पर, ओटनिल बैटमैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर के तौर पर, और श्रीलंका के ईशान मलिंगा जो कि एक तेज गेंदबाज है दाहिने हाथ के। और यही जो नीचे के आपको चारों मेन बॉलर दिखाई पड़ रहे हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली ये मिनिमम से मिनिमम 3-3 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें ओटनिल बैटमैन और साथ ही साथ हार्डस विलियन के साथ मिलकर के ईशान मलिंगा आपको पावर प्ले की भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और डेथ की भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिला जुला करके इनके पास 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन है, जहां पर जरूरत पड़ने पर डेलानो पोर्टगेटर भी एक ऐसा नाम इनके पास है जो गेंद को अंदर बाहर थोड़ी बहुत स्विंग कराते हैं, छठे बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ट्राई किए जा सकते हैं। इसके बाद इनके पास जो बेंच है उनके भी अगर आप नाम देखें तो फिलहाल तो अभी सिकंदर अजहर, डैन लॉरेंस ये लोग अवेलेबल रहेंगे नहीं पहले कुछ मैचेस में, उसके बाद अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो नाम है उनको आप जरूर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा 19 मेंबर का स्क्वाड है, सभी का करियर का डेटा T20 फॉर्मेट में देखना है तो वो भी देख लीजिए कि बैटर्स ने कितने मैचेस खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, क्या बैटिंग एवरेज करियर का है, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग की बेसिस पर कैसा रहा है उसका भी सारा डेटा, जिसमें बॉलर्स के साथ साथ भी अगर आप देखें तो जैसे ओटनिल बैटमैन ने जो 43 मैच में 68 विकेटें ली हैं उसमें दिखाता है कि हर पहली इनिंग की बॉलिंग में हर 11वीं गेंद पर इनको विकेट मिलती है, लेकिन सेकेंड इनिंग में वहीं पर 17वीं गेंद पर, जो ये भी क्लियर करता है कि एक फ्रेश पिच पर एक तो ओटनिल बैटमैन ने पूरे करियर में पहली इनिंग में ज्यादा बेहतर दिखाया परफॉर्मेंस एज ए पहली इनिंग का बॉलर, और वो निश्चित तौर पर आज भी दिखाई पड़ सकता है जैसी ये पिच है तो वहीं पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे। तो ये सारी इनसाइट्स आपको यहाँ से मिलती है। बाकी रीसेंट फॉर्म भी आपके सामने है कि पिछले 8-10 मैचेस में रिसेंटली कैसी परफॉर्मेंसेस इन सभी प्लेयर्स के रही है, स्पेसिफिकली शॉर्टर फॉर्मेट में जिसको T20 या वनडे कहते हैं। तो लुहान डी पिटोरियस का फॉर्म काफी ठीक ठाक रिसेंट टाइम में रहा है, तो एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। वहीं पर रूबिन हरमन जिनका फॉर्म तो
आप कह सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है इन कंपेयर टू आप अगर लुहान डी पिटोरियस देखें। इसके बाद इंग्लैंड के ही या जर्सी के प्लेयर आप इनको कह सकते हैं, एसा ट्राइब, ये भी काफ़ी ठीक ठाक काम करते रहे। बाकी डेविड मिलर जो कि नंबर 4 या 5 पर बैटिंग करेंगे, और जैसी इस टीम की बैटिंग है ना, इस टीम की तरफ से एक दूसरे बेस्ट ऑप्शन के तौर पर रूबिन हरमन और लुहान डी पिटोरियस के साथ आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें डिलानो पोर्टगेटर, जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ी बहुत आपको ये बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं मिडिल ओवर्स में, या हो सकता है पावर में भी थोड़े बहुत ट्राई किए जाएं। और जैसा कि आपको ने ये भी कहा कि इस टीम की बैटिंग थोड़ी सी वल्नरेबल है, तो उसको देखते हुए ये भी एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी फॉर्म अगर आप एज ए बैटर देखें तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, एज ए बॉलर देखें तो विकेटें तो नहीं मिली है, लेकिन बॉलिंग इन्होंने, मैंने देखा था डेटा, काफ़ी बेहतर करी है। बाकी हार्डर्सविले ये कुछ खास कमाल रिसेंट टाइम में करते तो दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो एक बेस्ट ऑप्शन होंगे, ना सिर्फ ये बल्कि ओटनील बैट्समैन भी, जो कि रिसेंट टाइम अगर आपको याद हो तभी रिसेंटली इंडिया के खिलाफ खेले थे, काफ़ी ठीक ठाक सी बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे, जहां पर हेल्प मिल रही थी तेज गेंदबाजों को। बाकी बियॉन फॉर्चून और मुजीबुर रहमान दो एक ऐसे ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं जो किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो इनको मैं जरूर प्रेफर करूंगा, और वही सिमिलर चीज मैं ईशान मलिंगा को लेकर के भी कहूंगा। तो ये तीन तो बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं, जिसमें यहाँ पर लुहान डी पिटोरियस, डेविड मिलर को भी मैं ट्राई करूंगा। अब डिपेंड करेगा कि आप रूबिन हरमन के साथ जाना चाहेंगे या डिलानो पोर्टगेयर के साथ, ये आप पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा। लेकिन मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप डिलानो पोर्टगेटर को ट्राई करिए, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो रूबिन हरमन को ट्राई करिए, या दोनों को छोड़िए और या तो हार्डर्सविले को या तो ओटनील बैट्समैन को ले लीजिएगा स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ये कुल मिला जुला करके 4 आप इनको ट्रम्प ऑप्शन मान सकते हैं। बाकी कुल मिला जुला करके 5 आपके पास सेफेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बेंच पर भी प्लेयर्स हैं उसमें से कुछ तो अवेलेबल नहीं है, कुछ जो अवेलेबल हैं अगर खेलते हैं तो उनका आप रिसेंट फॉर्म जरूर देख करके रखिए, जिसमें हेड टू हेड के स्टैट्स भी आपके सामने है, जो कि आपको हेल्प करेगा प्लेयरों के बारे में जानने की। लुहान डी पिटोरियस एक्चुअली सनराइजर्स के खिलाफ काफी बढ़िया खेलते रहे, ना सिर्फ ये, इवन रूबिन हरमन का एवरेज तो 116 का है, 2 मैच में एक ही बार आउट हुए हैं। और बाकी डेविड मिलर कुछ खास कर नहीं पाए, बियॉन फॉर्चून के 7 मैच 6 विकेटें हैं, मुजीब के 3 मैच में 2 विकेट है, लेकिन ईशान मलिंगा के 1 मैच में 2 विकेट है, और नकाबा पीटर जो कि एक लेग स्पिनर है 1 मैच में 1 विकेट है। बाकी इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखें तो इस मैदान पर भी इनके टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स काफी ठीक ठाक खेल गए हैं, खास करके दोनों ओपनर्स। डेविड मिलर के आंकड़े भी यहाँ पर काफी अच्छे हैं, 37 का एवरेज है। बाकी हार्डर्सविले उनके 6 मैच 5 विकेट, बियॉन फॉर्चून तो काफी बढ़िया किया इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में। बाकी मुजीब के 5 मैच में 8 विकेट हैं, नकाबा पीटर और ओटनील बैट्समैन के एक मैचेस में कोई विकेट नहीं है। इसके बाद प्लेयर बैटल भी देख ले तो लुहान डी पिटोरियस की जो दिक्कतें रही वो मार्को एंसन की बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर 21 गेंद पर 28 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं, तो स्ट्राइक रेट भी कम है, रन भी ज्यादा नहीं बना है। लुथो सिपामला पर भी एक बार सस्ते में आउट हुए हैं, और वही लुथो सिपामला आपको काइल वेरियन के खिलाफ भी दिखाई पड़ेंगे मार्को एंसन के ही साथ। वो 2 बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं टॉप ऑर्डर के बैटर्स के खिलाफ, जो लुहान डी पिटोरियस, काइल वेरियन, इवन डेविड मिलर के खिलाफ भी देखें तो क्रिस वुड जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है वो भी गेम में आते हैं। मार्को एंसन भी 9 रन देकर के 2 बार आउट कर चुके हैं, और साथ ही साथ एनरिक नोरकिया। तो बाएं हाथ का जो तेज गेंदबाजी अटैक है सामने की टीम के पास, वो बहुत ही लीथल साबित हो सकता है इस टीम की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, जिसमें सिकंदर रजा और डैन लॉरेंस भी हैं जो फिलहाल अभी अवेलेबल हैं नहीं। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि सामने की टीम की तरफ से कौन से सेफ ऑप्शन है, कौन से ट्रम्प है, जो ट्रम्प है उनको किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग में लेना है ये भी क्लियर कर दिया। और उस टीम के खिलाफ किस तरीके के बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं कि मार्को एंसन बहुत इंपॉर्टेंट है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर, और अगर बाई चांस क्रिस वुड खेलते हैं जो कि अभी बेंच पर दिखाई पड़ेंगे तो वो भी। बाकी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर में देखें तो क्विंटन डिकॉक है, जॉनी बेयरस्टो है, जॉर्डन हरमन है, मैथ्यू ब्रिड्सकी हैं, ट्रिस्टन स्टब्स है, जेम्स कोल्स है, लेविस ग्रेगरी, और नाम आप देखते चले जाइए, आपको एक से बढ़कर एक बड़े नाम दिखाई पड़ेंगे। और यहीं पर क्लियर हो जाता है कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप की जो टीम है ना वो फेवरेट रहेगी आज के इस मैच में, मैं यहीं पर क्लियर करता हूं। और काफी तगड़ी ये टीम दिखाई पड़ती है अगर आप कंपेयर करें सामने की टीम से, जिसमें मार्को एंसन और साथ ही साथ नोरकिया को शुरुआती पावर प्ले की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें बेन स्वाइनपॉइल भी एक आध ओवर कर सकते हैं, लेविस ग्रेगरी, जेम्स कोल्स और साथ ही साथ सेनुरा मुत्थुस्वामी को मिडिल ओवर्स में करते दिखाई पड़ेंगे, और फिर मार्को एंसन, बेन स्वाइनपॉइल और वहां पर लेविस ग्रेगरी आपको थोड़ी बहुत डेथ की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी यहां पर आपके सामने ये इनका बेंच है, जिसमें अल्लाह मोहम्मद गजनफर अभी अवेलेबल रहेंगे नहीं शुरुआती मैचेस में। लुथो सिपामला भी अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी करियर का डेटा तो जैसे आपको मैंने क्लियर किया था पिछली टीम का, उसी तरह से आपको जरूर देखना है। रिसेंट फॉर्म भी
अगर आप देखें तो एक तो चीज़ आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं कि ये टीम बहुत स्ट्रांग है दिखने में भी और साथ ही साथ रिसेंट टाइम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी, जहां पर क्विंटन डिकॉक अभी आपने रिसेंटली देखा था इंडिया के खिलाफ 65 रन 90 रन 106 रन की पारियां खेलते हुए। जॉनी बेयरस्टो भी ठीक ठाक फॉर्म में है और दोनों को ही आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ही सेफ एंड साउंड ऑप्शन आपके पास होंगे। इवन जॉर्डन हरमन भी जो कि काफी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, मैथ्यू ब्रिड्सकी जो कि उभरते सितारे हैं इस टीम के, बहुत ही शानदार ऑप्शन इस टीम के पास मौजूद हैं एज ए बैटिंग ऑप्शंस। इवन ट्रिस्टन स्टब्स भी इस टीम के पास है जो कि ज्यादा रन्स तो नहीं बना पाए रिसेंट टाइम पर, हालांकि बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे होता है, लेकिन इनकी एक यूटिलिटी एज ए ऑफ स्पिन बॉलर आज यूज हो सकती है। बाकी जेम्स कोल्स हैं, लेविस ग्रेगरी हैं, सेनु मुथुस्वामी हैं, तीन जबरदस्त तरीके के ऑलराउंडर्स, और उसमें डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी, जिसमें से लेविस ग्रेगरी पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए और बाकी दोनों स्पिनर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है, तो उस कंडीशन में आपकी टीम में जरूर आ सकते हो। और तीनों का फॉर्म अगर आप देखें तो काफी शानदार लगा हुआ है। और उसमें मार्को एंसन के बारे में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि सामने वाली टीम की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर बेस्ट ऑप्शन होंगे। और उसके अलावा बेन स्वाइनपॉल जिनका फॉर्म अगर आप देखें तो ठीक ठाक सा है, और साथ ही साथ एनरिक नोर्किया अगर खेलते हैं जिनको रिसेंटली विकेटें ज्यादा मिली नहीं है, रन्स काफी खूब पड़े हैं, तो ये एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई किए जा सकते हैं। बाकी लूथो सिपामला की अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा, ये खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। और बाकी क्रिस वुड, इन दोनों में से अगर कोई भी खेलता है स्पेसिफिकली लूथो सिपामला तो बेस्ट ऑप्शन होंगे। ये भी अभी इंडिया के खिलाफ काफी अच्छी बॉलिंग करके आए हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों बॉलर और ये तीन ऊपर के बैटर सबसे बेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास मौजूद हैं, जिसमें ये तीनों ऑलराउंडर्स कंडीशनली आपके टीम में आएंगे। और जैसा आपको मैंने कहा था बेन स्वाइनपॉल के साथ साथ एनरिक नोर्किया, लूथो सिपामला या क्रिस वुड अगर खेलते हैं तो किसको प्रेफरेंस देनी है वो काफी हद तक वो आपको मैं आंकड़ों में भी समझा चुका हूं कि लूथो सिपामला बेस्ट होंगे। बाकी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी, उसकी बेसिस पर चीजें कुछ हद तक तो टेलीग्राम पर भी तय होती हैं। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो ज्यादा सैंपल साइज तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये पता चलेगा कि जॉर्डन हरमन 7 मुकाबले खेले हुए हैं सामने वाली टीम पाल रॉयल्स के खिलाफ, 226 रन बनाए 39 के शानदार एवरेज से। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स के आंकड़े भी शानदार हैं, 6 में से 3 ही बार आउट हुए चूंकि, इसी वजह से 149 का एवरेज 148 रन पर। बाकी मार्को एंसन के 6 मैच 115 रन भी है, 8 विकेटें भी हैं। और बेन स्वाइनपॉल के भी 2 मैच में 3 विकेटें हैं। पैट्रिक क्रूगर के 1 मैच में 24 रन है। और बाकी यहाँ पर वेन्यू का भी डेटा देखें तो वही सारी इंडिकेशंस आपको यहाँ से भी मिलेगी जो आपको मैं वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। और इसके बाद प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देखें तो जॉनी बेयरस्टो जो मुजीबुर रहमान की ऑफ स्पिन पर एक बार आउट हुए हैं लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, क्विंटन डिकॉक गुदाकेश मोती पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं, बियोन फॉर्चून पर दिक्कतें रही हैं। और इनकी एक कमजोरी भी रही है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, उस पर काफी विकेटें देते हैं। मुजीब को तो फिर भी ठीक ठाक तो नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज के आसपास खेले हैं, 47 रन बना करके 2 बार आउट हुए। मुजीब ने जॉर्डन हरमन को भी परेशान किया है, हालांकि 32 रन दिए भी हैं एक बार आउट करने में। और बाकी मैथ्यू ब्रिड्सकी, लेविस ग्रेगरी और सेनु मुथुस्वामी की भी विकेटें जो गिरती रही हैं वो काफी हद तक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ, जिसमें बियोन फॉर्चून काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेनु मुथुस्वामी के साथ, ये चीज यहां से हमको क्लियर होती है। और बाकी एक चीज तो क्लियर है कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम वो न सिर्फ दिखने में बल्कि ओवरऑल स्ट्रक्चर में जो बैलेंस टीम का बनता है उसमें भी काफी आगे निकल जाती है, तो वो टीम फेवरेट होगी। बाकी देखना पड़ेगा कैसी पिच है, कैसा वेदर होगा, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, तो सारे अपडेट्स आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, वहीं पर फाइनल टीम भी प्रोवाइड करूंगा, तो जाकर के उसको ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने दिया हुआ है, तो पूरा वीडियो देखिए, जाकर के टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।